रिकॉर्डिंग। ओके, तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग क्लास कैसे क्रिएट करते हैं, तो क्लास कीवर्ड का यूज करते हैं और उसके बाद क्लास का नाम देते हैं। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज पहले से हम लोग जानते हैं कि प्री डिफाइंड में, जावा में जो प्री डिफाइंड क्लास का नाम होता है उसमें एक सिंटैक्स फॉलो होता है, एक सिस्टम फॉलो होता है कि हमेशा पहला जो जो हर वर्ड का पहला लेटर क्या होगा, कैपिटल में होगा। हर वर्ड का पहला लेटर कैपिटल में होगा। जैसे मेरा कहने का मतलब है कि अगर इसका नाम है, क्लास का नाम है क्लास का नाम है माई एग्जाम्पल, माई एग्जाम्पल, तो एम कैपिटल और ई कैपिटल इस तरह से लिखना होता है। ठीक है। हालांकि यूजर डिफाइंड में ऐसा कोई जरूरी नहीं है, बट हम लोग अगर उस तरह के सिस्टम को फॉलो करेंगे तो वो बेटर होगा प्रैक्टिस। ठीक है, क्योंकि डेवलपमेंट वगैरह में हम लोगों को वही रूल फॉलो करना होता है। दूसरा हम लोग ये सीखे कि इसका जो मेंबर्स होता है उसमें जो वेरिएबल्स यूज करते हैं, क्लास के अंदर जो मेंबर्स होते हैं उसमें जो वेरिएबल होता है उसको हम लोग डेटा वेरिएबल कहते हैं। और जो मेथड होता है उसको हम लोग मेंबर मेथड कहते हैं। ठीक है, उसको हम लोग मेंबर मेथड कहते हैं और डेटा मेंबर कहते हैं। ठीक है, डेटा मेंबर, मेंबर मेथड। और ये दोनों ही चीज इंस्टेंस वेरिएबल कहलाता है, इंस्टेंस मेथड कहलाता है, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट के थ्रू एक्सेस होने वाला डेटा होता है और हर ऑब्जेक्ट के लिए ये अलग अलग वैल्यू इसके अंदर हम लोग स्टोर करवाते हैं, इसलिए इसको इंस्टेंस लेवल डेटा कहते हैं या इंस्टेंस वेरिएबल या इंस्टेंस मेथड कहते हैं। इसके बाद हम लोग सीखे कि एक्सेस स्पेसिफायर क्या होता है। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सेस स्पेसिफायर के बारे में हम लोग पढ़े, प्राइवेट, डिफॉल्ट, प्रोटेक्टेड, पब्लिक, है ना। प्राइवेट मेंबर्स जो होता है वो क्लास के ही अंदर केवल यूज किया जा सकता है। डिफॉल्ट मेंबर जो होता है वो एक पैकेज में ही यूज किया जा सकता है, दूसरे पैकेज में नहीं यूज होगा। प्रोटेक्टेड जो होगा वो सेम क्लास या उससे इनहेरिटेड क्लास में यूज होगा। और पब्लिक जो है उसको हम कहीं भी कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग सीखे कैसे ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। तो हमेशा ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए हम लोग पहले क्लास नेम लिखते हैं, फिर जिस नाम से ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होता है वो ऑब्जेक्ट का नाम लिखते हैं, फिर न्यू कीवर्ड का यूज करते हैं, इक्वल टू लगा के न्यू कीवर्ड लिखते हैं, और फिर क्लास नेम और ब्रैकेट ओपन क्लोज लिखते हैं। ठीक है, ये भी हम बताए थे कि बाद वाला जो क्लास नेम है, न्यू के बाद वाला क्लास नेम, इसको हम लोग एज ए कंस्ट्रक्टर लिखते हैं, कंस्ट्रक्टर के रूप में। कंस्ट्रक्टर जब पढ़ेंगे तो ये चीज समझ में आ जाएगा कि ये हम क्या कहना चाह रहे हैं। और ऑब्जेक्ट जब भी हम लोग क्रिएट करते हैं तो न्यू कीवर्ड के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, मेमोरी एलोकेशन करते हैं। ठीक है, अब अगर हम लोग न्यू कीवर्ड का यूज नहीं करेंगे तो मेमोरी एलोकेशन नहीं होगा। ठीक है, अब है हमारा मेथड क्या होता है। यहां तक हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे मेथड क्या होता है। मेथड जो हम लोग सी और सी प्लस प्लस में फंक्शन पढ़े हैं वही चीज यहाँ पर मेथड कहलाता है। फंक्शन के बारे में हम लोग क्या पढ़े हैं, फंक्शन इज ए ब्लॉक ऑफ कोड विच कैन परफॉर्म ए स्पेसिफिक टास्क। और ये किस लिए यूज होता है, तो ये रीयूजेबिलिटी के लिए यूज होता है और हमारे प्रोग्राम के कॉम्प्लेक्सिटी को कम करने के लिए यूज किया जाता है। तो यहाँ भी वही है, ए मेथड इज ए ब्लॉक ऑफ कोड, है ना, ए ब्लॉक ऑफ कोड टू परफॉर्म ए सर्टेन टास्क और ऑपरेशन। इट इज यूज टू अचीव द रीयूजेबिलिटी ऑफ कोड, है ना। वी राइट ए मेथड वंस एंड यूज इट मैनी टाइम्स। एक बार हम डिफाइन कर देंगे, बार बार कॉल करके उसको यूज कर सकते हैं। वी डो नॉट रिक्वायर टू राइट कोड अगेन एंड अगेन, बार बार एक ही चीज के लिए हमको सेम लाइन ऑफ कोड नहीं लिखना पड़ेगा। इट ऑल्सो प्रोवाइड्स द इजी मॉडिफिकेशन एंड रीडेबिलिटी ऑफ द कोड। और इससे क्या होगा, हमारे प्रोग्राम का कॉम्प्लेक्सिटी कम हो जाएगा। हम लोग आसानी से अगर मान लो चेंज कुछ करना है फंक्शन के अंदर चेंज करेंगे और मतलब हर जगह पे वो अपने आप को चेंज कर लेगा जहां जहां उसको कॉल किया जा रहा है। ठीक है, रीड करना आसान हो जाएगा, मॉडिफाई करना आसान हो जाएगा, डिबग करना आसान हो जाएगा, है कि नहीं। जस्ट बाय एडिंग और रिमूविंग ए चंक ऑफ कोड, द मेथड इज एग्जीक्यूटेड ओनली व्हेन वी कॉल और इन्वोक इट। और मेथड जो हम लोग बनाएंगे वो कब एग्जीक्यूट होगा, जब हम उसको कॉल करेंगे। जब हम उसको डिफाइन करेंगे तो उस टाइम में वो एग्जीक्यूट नहीं होगा।
जब हम उसको कॉल करेंगे तभी जाकर के वो एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। ये बेसिक चीज है, हम लोग पहले से ये सब चीज जानते हैं। यूजर डिफाइंड मेथड, ठीक है। तो हम लोग ऑलरेडी पहले से कुछ मेथड के बारे में, आई थिंक स्ट्रिंग हम लोग नहीं पढ़े हैं तो उसके बारे में नहीं आइडिया है। तो हम लोग कुछ मेथड ऐसा है जो कि पहले से बना बनाया मेथड है, हम लोग यूज करते हैं, है कि नहीं। बट अगर हमको खुद का यूज, अगर अपना डिफाइन करना है मेथड, है ना, खुद का मेथड हम बनाना चाहते हैं अपने प्रोग्राम में, तो उसके लिए भी हम लोग बना सकते हैं, उसको डिफाइन कर सकते हैं, उसको कॉल कर सकते हैं। और इसमें भी नेमिंग कन्वेंशन जो है, जो प्री डिफाइंड के लिए यूज किया जाता है, क्या है कि जो उसमें जो भी वर्ड होगा, उसमें पहला वर्ड जो होगा वो पूरा का पूरा स्मॉल में लिखा हुआ होगा, और उसके बाद जो वर्ड होगा उसका पहला लेटर कैपिटल होगा। ये जावा का कन्वेंशन है, नेमिंग कन्वेंशन, ठीक है। तो यहाँ पर भी देख सकते हो, जहाँ एरिया ऑफ सर्कल, ये तीन वर्ड है इसमें। तो एरिया फुल्ली स्मॉल में लिखा हुआ है, ऑफ का ओ कैपिटल है, सर्कल का सी कैपिटल है, ठीक है। दूसरा नाम है स्ट्रिंग कंपैरिजन, तो स्ट्रिंग में एस स्मॉल में है, पूरा स्ट्रिंग स्मॉल में है, कंपैरिजन का सी कैपिटल में लिखा हुआ है, ठीक है। ऐसा बहुत सारा हम लोग ऑलरेडी यूज कर भी चुके हैं, ठीक है। कैसे हम मेथड को डिफाइन कर सकते हैं, मेथड को डिफाइन करने का क्या तरीका होता है। तो कोई भी मेथड है वो कुछ ना कुछ टास्क परफॉर्म करेगा, और अगर वो कुछ रिजल्ट हमको रिटर्न करना चाहता है, तो वैसे केस में वो जिस टाइप के वैल्यू को रिटर्न करेगा, वो रिटर्न टाइप सबसे पहले हम लोग लिखते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग वो रिटर्न टाइप लिखते हैं कि ये फंक्शन क्या रिटर्न करेगा। अगर ये कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा तो हम यहाँ पर वॉइड लिखेंगे, ठीक है। अगर ये कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा तो हम यहाँ पर वॉइड लिखेंगे। इसके बाद मेथड का नाम, मेथड का नाम जो भी लिखना है, एक्स वाई जेड ए बी सी, है ना, जो भी लिखना है, सम, एरिया, एरिया ऑफ सर्कल, जो लिखना है लिख सकते हैं। और फिर ब्रैकेट देना है, ब्रैकेट नेसेसरी है, कोई भी मेथड है तो उसमें ब्रैकेट होगा। और ब्रैकेट के अंदर हम लोग आर्ग्यूमेंट्स जो भी इसको डेटा चाहिए ऑपरेशन करने के लिए, ठीक है। हम अगर कहते हैं कि इस नंबर को एरिया ऑफ सर्कल निकालना है, इस मेथड को, तो हम उसको ये तो बताएंगे कि उसका रेडियस क्या होगा। तो यहाँ पर आर्ग्यूमेंट के रूप में हम रेडियस पास करेंगे, तो जाके उसका क्या करेगा, एरिया हमको बताएगा। तो वही कहना चाह रहे हैं कि वो डिपेंड करता है, हो सकता है कि कभी ऐसा हो कि हमको कुछ भी वैल्यू रिक्वायरमेंट नहीं हो, तो उसके इसमें इसको हम खाली ब्रैकेट छोड़ देते हैं, इसमें कुछ भी नहीं लिखते हैं, खाली ब्रैकेट छोड़ देते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर मल्टीपल आर्ग्यूमेंट होगा तब क्या करेंगे, है ना। एक होगा तब तो ठीक है, अगर मल्टीपल होगा, जैसे हमको अगर रेक्टेंगल का एरिया निकालना है तो हमको लेंथ और ब्रेड्थ दोनों चाहिए। तो वैसे केस में हम लोग लिखेंगे इंट एल कोमा इंट बी, इंट एल कोमा इंट बी। तो वहां कोमा दे करके हम लोग उसको सेपरेट करते हैं, वही बात यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा, कॉलिंग कैसे करते हैं, तो जावा में जब कॉल करेंगे तो निश्चित रूप से जावा में कोई भी मेथड होगा तो वो किसी न किसी क्लास के अंदर होगा, ठीक है। जावा में कोई भी मेथड डिफाइन करेंगे, इवन पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन भी होता है, तो वो किसी न किसी क्लास के अंदर होता है, ठीक है। तो जिस क्लास के अंदर है उस क्लास का ऑब्जेक्ट डॉट मेथड का नाम, उस क्लास का ऑब्जेक्ट डॉट मेथड का नाम, ठीक है। इस तरह से हम लोग उसको कॉल करेंगे, ठीक है। अगर ये मेथड कुछ रिटर्न करेगा तो हम लोग जिस टाइप के वैल्यू को वो रिटर्न करेगा उस टाइप का एक वेरिएबल बना लेंगे, और उसमें उस वैल्यू को स्टोर करवाएंगे जो वैल्यू ये रिटर्न कर रहा है। ये मेथड जो वैल्यू रिटर्न करेगा उसको हम उस वेरिएबल में स्टोर करवा लेंगे, ठीक है। तो ये अलग अलग तरीका है जिसका जिसका कि हम लोग यूज करते हैं, हम लोग एक एक करके देखेंगे, प्रैक्टिकल करके देखेंगे, कोई टेंशन नहीं लेना है। अभी फिलहाल हम लोग ये देख रहे हैं कि इसको कैसे हम लोग करते हैं। अच्छा, इसके बाद है स्टैटिक मेथड। स्टैटिक मेथड का चर्चा पहले इसलिए किया गया कि हम लोग जो नॉर्मल प्रोग्राम करते हैं उसमें पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन लिखते हैं, ठीक है। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन लिखते हैं। चलो पहले हम खोल लेते हैं उस चीज को। और अब हम ये भी बता दें कि अब हम लोग सीएमडी वाला यूज नहीं करके अब हम लोग ऑनलाइन कंपाइलर का यूज करेंगे, ठीक है। ऑनलाइन कंपाइलर का यूज हम लोग अब करेंगे।
ओके, अब यहाँ पे हम लोग इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग इस लेवल पे पहुंच गए हैं कि हम लोग इस चीज को एक्सप्लेन कर पाए, ठीक है। पब्लिक पब्लिक क्लास मेन लिखने का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये जो क्लास होगा इसको हम कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। अगर ये पब्लिक है तो इसको कहीं से भी एक्सेस किया जा सकता है, ठीक है। अगर ये पब्लिक नहीं लिखा है तो इसको इसी पैकेज के अंदर यूज किया जाएगा। पैकेज कंसेप्ट अभी हम लोग नहीं पढ़े हैं, तो पैकेज जब पढ़ेंगे तो ये चीज क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद मेन के अंदर जब हम आते हैं तो लिखते हैं पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ठीक है। तो ये जो पब्लिक है ये मेन फंक्शन के लिए लिखा गया है। और मेन को हमेशा पब्लिक क्यों लिखते हैं? क्योंकि मेन को जो हम कॉल करते हैं वो कहां से कॉल करते हैं? मेन को जो हम कॉल करते हैं कहां से कॉल करते हैं? सिस्टम से कॉल करते हैं। तो सिस्टम जो है वो हमारे पैकेज से बाहर है, और जब हम सिस्टम मतलब अपने पैकेज से बाहर से कॉल करना चाह रहे हैं तो उस चीज को हमको क्या करना पड़ेगा? पब्लिक बनाना पड़ेगा, तभी जाकर के हम उसको कॉल कर सकते हैं, अदरवाइज कॉल नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इसीलिए हमेशा मेन फंक्शन को पब्लिक लिखा जाता है, ठीक है। स्टैटिक क्यों लिखते हैं? तो अभी अभी उस चीज को हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। स्टैटिक का मतलब होता है, यहां पर हम देख ही लेते हैं, ए मेथड दैट हैज स्टैटिक कीवर्ड इज नोन एज स्टैटिक मेथड, ठीक है। जो मेथड के आगे स्टैटिक लगा हुआ है वो स्टैटिक मेथड कहलाता है। इन अदर वर्ड्स, ए मेथड दैट बिलोंग्स टू ए क्लास रेदर देन एन इंस्टेंस ऑफ ए क्लास इज नोन एज स्टैटिक मेथड। Static method can be called directly without creating object of its class. अब देखो यहां पर अभी तुरंत पीछे हम लोग क्या पढ़े? अभी तुरंत हम लोग क्या पढ़े कि अगर किसी क्लास के मेथड को कॉल करना है तो हमको उस क्लास का ऑब्जेक्ट चाहिए, क्योंकि ऑब्जेक्ट डॉट मेथड नेम लिख करके ही हम लोग कॉल करते हैं। और यहां हम क्या कह रहे हैं कि अगर कोई मेथड स्टैटिक हो तो हम ऑब्जेक्ट का जरूरत नहीं पड़ेगा, हम डायरेक्टली क्लास नेम से भी उसको कॉल कर सकते हैं। हम डायरेक्टली क्लास नेम से भी उसको कॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर जो ये पर्पस है ये हमारा स्टैटिक लिखने का, ये यही मतलब है कि चूंकि मेन फंक्शन सिस्टम से कॉल हो रहा है तो हमारे पास वो चीज नहीं, ऑप्शन अवेलेबल नहीं है कि हम मेन का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करें और फिर ऑब्जेक्ट के द्वारा उस फंक्शन को कॉल करें। ये हमारे पास ऑप्शन नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको स्टैटिक बना देते हैं ताकि हम इसको बिना ऑब्जेक्ट क्रिएट किए हुए भी कॉल कर सकते हैं, ठीक है। ताकि इस प्रॉपर्टी को हम लोग एक्सेस कर सकते हैं। वॉइड क्यों लिखे हैं अभी तुरंत बताए, अगर कोई मेथड कुछ रिटर्न ना करता हो तो उसमें वॉइड लिखा जाता है। तो मेन जो है इसको कौन कॉल किया? सिस्टम कॉल किया। मेन को कौन कॉल करता है? सिस्टम कॉल करता है। तो मेन जो है क्या सिस्टम को कुछ रिटर्न करेगा? नहीं, मेन सिस्टम को कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा, इसीलिए यहां पर वॉइड लिखा हुआ है, ठीक है। मेन को कॉल करने के लिए हमारे पास ऑब्जेक्ट बनाने का ऑप्शन नहीं है, इसीलिए हम इसको स्टैटिक लिखते हैं। फिर से मेन को जो कॉल करते हैं सिस्टम से कॉल करते हैं, और सिस्टम जो है वो आउट ऑफ पैकेज होता है, इसीलिए इसमें पब्लिक लिखते हैं। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, अब ये तो समझ में आ गया। अब ये ब्रैकेट के अंदर स्ट्रिंग आर्क्स एरे क्यों लिखते हैं? जावा में हम कुछ भी इनपुट का यूज करें, है ना, कुछ भी इनपुट का यूज करेंगे तो वो इनपुट स्ट्रिंग के रूप में ही लिया जाएगा। हमेशा इनपुट जो है वो स्ट्रिंग, सॉरी, ये यहां पर ये भी चीज देखना है कि हम मेन को आर्गुमेंट दे रहे हैं, मेन को आर्गुमेंट दे रहे हैं, ये आर्गुमेंट कहां से दिया जाएगा? सिस्टम से दिया जाएगा। ये आर्गुमेंट कहां से दिया जाएगा? सिस्टम से दिया जाएगा। तो इसीलिए सिस्टम से अगर हमको कुछ आर्गुमेंट पास करना है, ठीक है, तो हम उसके लिए क्या करते हैं, पहले से अनडिफाइंड साइज का, मतलब कह सकते हो जितना जरूरत हो उसके हिसाब से वो एलोकेशन कर लेगा। अनडिफाइंड साइज का हम एक आर्गुमेंट स्ट्रिंग टाइप का बना देते हैं
ताकि कमांड लाइन से अगर हमको कुछ भी, चूंकि कमांड से ही तो कॉल करते हैं, मेन को कॉल करते हैं जावा फाइल नेम लिख करके या क्लास नेम लिख करके, जावा क्लास नेम लिख करके, ठीक है। तो जब हम मेन को कॉल करेंगे और अगर हमारे प्रोग्राम को जरूरत है किसी तरह के आर्ग्यूमेंट का, तो नॉर्मली जरूरत नहीं है, लेकिन अगर जरूरत हो तो वैसे केस में हम लोग स्ट्रिंग आर्ग्स नाम का एक एरे बना देते हैं, ताकि कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, कभी भी हम उसको आर्ग्यूमेंट पास करना होगा तो पास कर सकते हैं, ठीक है। तो ये रीजन है हम लोग जो है पब्लिक स्टैटिक वॉइड में स्ट्रिंग आर्ग्स लिखने के पीछे, ये रीजन है, ठीक है। इतना समझ में आया सबको? सबको ये बात समझ में आया? सबको ये बात समझ में आया पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्ग्स क्यों लिखा जाता है, ठीक है। हम लोग उस टाइम में केवल उस चीज को इस तरीके से समझे थे कि हाँ लिखना है, क्योंकि वॉइड में जैसे लिखते हैं उसी तरह इसको भी लिखेंगे, लेकिन अब हम लोग इस लेवल पे पहुंच गए हैं कि हम लोग एक एक चीजों को अब एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। अब हमारा अभी ये मकसद नहीं था, हमारा मकसद था कि क्लास के अंदर जो मेथड होता है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन के अलावे एक मेथड हम लोग बनाएंगे और उस मेथड को हम लोग कॉल करेंगे, है ना, मेन के अंदर, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, ओके, हम लोग पहले यहाँ पे आ जाते हैं, ओके। हम लोगों का क्या है इस प्रोग्राम में, करना क्या है, अब हम लोग लॉजिक कम बनाएंगे, कंसेप्ट ज्यादा पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है कि पब्लिक स्टैटिक, अब तक हम लोग कुछ भी करते थे, मान लो 2 नंबर को ऐड करते थे, हम शुरू से लिखते हैं, मान लो 2 नंबर को हम ऐड करते हैं, ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, स्कैनर, SC इक्वल टू न्यू स्कैनर, सिस्टम डॉट इन, ओके, इंट x इक्वल टू SC डॉट नेक्स्ट int y equal to sc dot next int, system dot out dot println, sum, int sum equal to x plus y। ये हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है, इतना तो हम लोग बहुत बहुत कुछ किए हैं, तो इतना तो हम लोग समझ ही सकते हैं। जैसे हम एक वैल्यू डाले 3, दूसरा वैल्यू डाले 5, सॉरी यहाँ इंटर दबा के दबाना है, और हम इसको रन करवा दिए, 2 इनपुट दिए, रन करवा दिए, आउटपुट हमको मिल जाएगा 8, गुड। लेकिन अब हम चाहते हैं कि एक अलग से मेथड हो सम नाम का, और उसके अंदर हम वो दोनों वैल्यू डालें और वो हमको उसका सम बता दे, ठीक है। हम उसको अंदर 2 वैल्यू डालेंगे, वो हमको सम बता देगा। तो हम क्या करेंगे, एक अलग से मेथड बनाएंगे, और अभी तुरंत हम लोग मेथड बनाने के लिए सीखे हैं, तो क्या सीखे हैं, अगर वो फंक्शन कुछ रिटर्न करेगा तो हम उसका डेटा टाइप लिखेंगे। तो 2 नंबर का सम हमेशा क्या होगा, इंटीजर ही होगा, तो डेटा टाइप हमारा हो गया इंटीजर। फंक्शन का नाम क्या लिखेंगे, सम, ठीक है, या सम ऑफ नंबर्स, सम ऑफ नम, ठीक है। अब इसके अंदर क्या आर्ग्यूमेंट पास करना है, तो हाँ पास करना है इंट ए कोमा इंट बी, अब इसके अंदर क्या करेंगे, तो सीधा रिटर्न करवा देते हैं a प्लस बी, सीधा रिटर्न करवा देते हैं a प्लस बी, और हम यहाँ पर ये लाइन हटा देते हैं, यहाँ पर x प्लस वाई नहीं लिख करके हम लोग लिखेंगे इंट सम इक्वल टू सम ऑफ नम x कोमा वाई, अब क्या होगा, x और y का वैल्यू लेकर के हम सम ऑफ नम को कॉल किए और उसके अंदर x और y का वैल्यू पास किए।
यहां जब वो गया तो सम ऑफ नम को कॉल करके ए के अंदर x का वैल्यू चला गया, बी के अंदर y का वैल्यू चला गया, और a प्लस बी हम लोग रिटर्न करवा दिए। तो जो a प्लस बी है वो सम के अंदर स्टोर हो गया और सम के वैल्यू को हमने प्रिंट कर दिया। तो वही चीज को हम लोग मेथड का यूज करके किए, लेकिन ये जो है ना ये एरर हमको दे देगा, ये हमको एरर दे देगा। देखो एरर दे दिया, क्या दे दिया, नॉन स्टैटिक मेथड सम ऑफ नम कैन नॉट बी रेफरेंस्ड अंडर दिस नेम। ठीक है, कहने का मतलब कि हम जो मेन फंक्शन लिखे हैं ये स्टैटिक मेथड है। ठीक है, तो जब स्टैटिक मेथड है तो इसके अंदर जो भी चीज हम लोग लिख रहे हैं, है ना, वो स्टैटिक डेटा है। ठीक है, और ये जो इंट सम ऑफ नम है ये नॉन स्टैटिक है, क्योंकि हम लोग यहाँ पर स्टैटिक नहीं लिखे हैं, हम लोग यहाँ पर स्टैटिक नहीं लिखे हैं। तो मेरे पास अब दो ऑप्शन है, या तो हम लोग इसको स्टैटिक बना दें, स्टैटिक बना दें तो ये काम कर जाएगा। देखो अब ये काम कर जाएगा। ठीक है, या तो हम इसको स्टैटिक बना दें, और अगर हम चाहें कि नहीं हम इसको नॉन स्टैटिक ही रखेंगे, तो वैसे केस में हमको एक काम करना होगा, हमको मेन क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होगा। ये ऐसे डायरेक्टली सम को ऐसे हम कॉल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, क्या करना होगा, तो हमको मेन का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होगा, मेन ओबीजे इक्वल टू न्यू मेन, और ओबीजे डॉट सम ऑफ नम कॉल करेंगे। आई थिंक अब ये काम कर जाएगा, कर गया ना, कर गया ना। तो हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो हम मेथड को स्टैटिक बना दें, या नहीं तो हम, क्यों क्यों ऐसा है, क्योंकि हम अभी तुरंत पढ़े, हम अभी तुरंत पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं, कि अगर किसी मेथड को कॉल करना है तो या तो ऑब्जेक्ट डॉट मेथड नेम लिख करके कॉल कर सकते हैं, या फिर अगर वो मेथड स्टैटिक है तो डायरेक्टली क्लास नेम से भी वो कॉल हो जाएगा। अब कहोगे यहां पर कि सर यहां तो हम लोग क्लास नेम नहीं लिखे, पिछला वाला केस में तो हम लोग क्लास नेम नहीं लिखे थे, सीधे लिखे थे सम ऑफ नम, मेन डॉट तो नहीं लिखे थे। तो जब सेम क्लास में ही उसको कॉल कर रहे हैं तो क्लास नेम का कोई जरूरत नहीं पड़ेगा, जब डिफरेंट क्लास में कॉल करेंगे तब पड़ेगा। हम अगला केस उस तरह का भी देखेंगे। पहले एक बार रिप्लाई करो कि ये चीज समझ में आया, स्टैटिक मेथड और नॉन स्टैटिक मेथड में कॉलिंग का जो कंसेप्ट है ये सबको समझ में आया, सबको समझ में आया, सबको समझ में आया ये कंसेप्ट, या नहीं आया, या नहीं आया। व्हाट अबाउट अभिजीत कुमार, व्हाट अबाउट अभिजीत कुमार, वाह रे वाह, आ गया समझ में, चलो ठीक है, ओके, आ जाओ। अच्छा, इस प्रोग्राम में हम लोग ये भी देखे कि ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं, ये वाला लाइन, ठीक है, और हम लोग ये भी देखे कि ऑब्जेक्ट के द्वारा किसी मेथड को कैसे कॉल किया जाता है। ये दो चीज हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, हम कमेंट लाइन करके यहाँ लिख देते हैं। क्या देखे, क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट, क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट, और क्या देखे, कॉलिंग मेथड थ्रू ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट के थ्रू मेथड को कॉल कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये दो चीज हमको समझ में आ गया। दरअसल हम लोगों को ये अभी बस स्टैटिक वाला केस समझने के लिए हम लोग ये चीज अभी किए थे। दरअसल हम लोग जो भी करने जा रहे हैं
उसमें हम लोग एक अलग ही क्लास क्रिएट करेंगे। हम लोग मेन क्लास का काम नहीं करेंगे, हम लोग अलग से एक क्लास बनाएंगे। हम आगे देख लेते हैं पहले। अच्छा, उससे पहले एक कंसेप्ट है मेथड ओवरलोडिंग, तो पहले उसको कर लेते हैं, या फिर जैसा बोलो, अलग से भी क्लास कहोगे तो अलग से भी क्लास वाला एग्जांपल अभी ही हो जाएगा, नो प्रॉब्लम, वो भी हो सकता है। वही कर लेते हैं पहले, पहले वही कर लेते हैं। मेरा कहने का मतलब है कि अब तक हम लोग मेन क्लास का यूज करते थे, लेकिन अब हम लोग क्योंकि उप्स कंसेप्ट हम लोग पढ़ रहे हैं, तो हम लोग खुद का एक अलग से क्लास क्रिएट करेंगे और तब जाकर के उसको हम लोग एक्सेस करवाएंगे। तो हम पहले एक क्लास बनाते हैं, क्लास क्लास स्टूडेंट, स्टू स्टू या क्लास शेप, क्लास शेप। इंट एक्स कोमा वाई कर दो और फ्लोट जेड कर दो। ठीक है, ये तीन हमारा डेटा मेंबर हो गया। ठीक है, ये तीन डेटा मेंबर का हम यूज करेंगे। इसके बाद एक मेथड बना लो, void void area, void area। int s, int s का यहाँ पर void ओके। हाँ, system dot out dot println s into s। राइट, स्क्वायर का एरिया क्या होता है? साइड स्क्वायर है ना, साइड इंटू साइड। एक दूसरा बना लो। अच्छा, पहले एक ही बनाते हैं, पहले एक ही बनाते हैं, पहले एक बनाते हैं, फिर ओवरलोडिंग करवाएंगे। ठीक है, हम एक क्लास क्रिएट किए शेप नाम का। ठीक है, एक क्लास क्रिएट किए शेप नाम का, उसके अंदर तीन डेटा मेंबर बनाए, दो इंटीजर टाइप का, एक फ्लोट टाइप का। ठीक है, दो इंटीजर एक फ्लोट। ठीक है, void एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू लिख रहे हैं इंट एस, एस जो है हमारा वो आर्ग्यूमेंट है,
और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एस इंटू एस, ठीक है, प्रिंट हो गया। ओके, अब हम लोग मेन क्लास के अंदर आएंगे। ये वाला चीज जो है, पहले तो तुम लोगों को एक चीज गड़बड़ हो गया, रुको सेव कर लेते तो अच्छा होता। डाउनलोड, तो ये हमारा डाउनलोड हो गया। एक दूसरा केस था जिसमें हम लोग स्टैटिक बना के लिखे थे, राइट। इसको कमेंट कर दो, इसको डायरेक्ट कॉल कर लो और इसको स्टैटिक बना दो। एक केस ये था हम लोगों का। ओके, इसको भी डाउनलोड कर लिया जाए। और एक केस था हमारा जिसमें हम लोग यहीं पर ऐड कर दिए थे, सिंपल वाला केस, एक्स प्लस वाई। इसका कोई हमको जरूरत नहीं था, हम लोग डायरेक्ट ये काम कर रहे थे। क्या दिक्कत आ गया भाई? अच्छा, एक ब्रैकेट, अच्छा क्लास भी मिट गया। ओके, क्लास मेन, क्लास मेन कर्ली ब्रैकेट ओपन। ओके, कंपाइलेशन एरर कहाँ पे? यहाँ पे। ओके ठीक है। ओके आ गया। तो ये तो बिल्कुल सिंपल है, इसमें तो कुछ नहीं, बस एग्जाम्पल है ये। अब हम लोग आते हैं अपना जो काम कर रहे हैं, एक अलग से क्लास बनाए शेप नाम का, उसके अंदर 3 डेटा मेंबर है, एक मेथड है, और हम लोग अब दूसरे क्लास में पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन के अंदर हम लोग इसको क्या करने वाले हैं? यूज करने वाले हैं। वेरी गुड। अब अगर एरिया ऑफ स्क्वायर को हम कॉल करना चाहते हैं, एरिया ऑफ स्क्वायर को अगर हम कॉल करना चाहते हैं तो उसके लिए हमको क्या चाहिए होगा? शेप क्लास का ऑब्जेक्ट चाहिए होगा, क्योंकि ये नॉन स्टैटिक मेथड है, और इसको अगर हम कॉल करना चाहते हैं तो हमको ऑब्जेक्ट चाहिए होगा, और उसमें भी दूसरे क्लास में, तब तो और ज्यादा चाहिए होगा। शेप, शेप एस क्यू इक्वल टू न्यू शेप, न्यू शेप, ठीक है। ये हम क्या किए? एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किए, किस नाम से? एस क्यू नाम से। अब एस क्यू डॉट एरिया, एरिया ऑफ स्क्वायर हम यहाँ हटा दे रहे हैं, एरिया सिर्फ लिखते हैं, एस क्यू डॉट एरिया, और यहाँ पर हम कुछ वैल्यू पास कर देते हैं, जैसे 5, 5 हम डाल दिए, ठीक है। अब हम इसको रन करवा लेते हैं। can't find main method in class shape। शेप में क्यों होगा? अच्छा, इसका नाम शेप डॉट जावा हो गया क्या? ओके, मेन डॉट जावा। क्या गड़बड़ हो गया?
ये वाला क्यों दे रहे हैं, पास नहीं करना है ना। एक काम किया जाए, इसको पहले कमांड में रन करवा लिया जाए। मेन डॉट जावा कॉल फाइल। हम लोग अपने लोकेशन पे चले जाएंगे, आई थिंक ई ड्राइव में है, जावा सी मेन डॉट जावा। यहाँ तो रन कर गया, जावा मेन 25 आ रहा है आउटपुट। ठीक है, आउटपुट आ रहा है। अब तुम कहोगे सर इतना छोटा सा काम करना था, है ना, साइड इनटू साइड करने के लिए इतना सारा कंसेप्ट। नहीं नहीं, काम नहीं करना था, हम लोगों को इम्प्लीमेंट करना था। हम एक क्लास बनाए, हम एक ऑब्जेक्ट बनाए, है ना, उसके द्वारा हम मेंबर को एक्सेस कर किए, ये चीज हम दिखाना चाह रहे थे। और यहाँ पे ऑनलाइन कंपाइलर में कोई इशू आ रहा है, हो सकता है कुछ गड़बड़ हुआ हो जिस कारण से इशू आ रहा है, तो नो प्रॉब्लम, वी हैव द अनदर ऑप्शन। यहाँ पे हम लोगों को कोई इशू नहीं आने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज है कि हम लोगों को डेटा मेंबर का कोई जरूरत नहीं भी है। हम लोग को डेटा मेंबर का कोई जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? इसीलिए नहीं है क्योंकि हम लोग क्या है कि डायरेक्ट वैल्यू पास कर रहे हैं मेन मेथड से और उसको कैलकुलेट करवा दे रहे हैं, तो इसका अपना, इसके अपने वैल्यू का कोई यहाँ पर लेना देना नहीं है। इसी कारण से हम लोग को ऐसा हो रहा है। ठीक है, ओके। तो अभी हम लोग देखें कि हम लोग एक क्लास क्रिएट किए, उसके अंदर एक मेथड डिफाइन किए और नीचे मेन क्लास के अंदर एक ऑब्जेक्ट बनाए और उसके द्वारा हम लोग एक्सेस किए। अब हम लोग देखते हैं इसी का दूसरा एग्जांपल कि अगर ये स्टैटिक मेथड हो जाए, अगर ये स्टैटिक मेथड हो जाए तो क्या होगा। तो उस केस में हम लोग को ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, हम लोग इसको दूसरे तरीके से लिख सकेंगे। कैसे लिखेंगे? यहाँ ऐसे लिखेंगे, shape.एरिया। ठीक है, मतलब डायरेक्टली क्लास नेम से भी हम उसको कॉल कर पाएंगे। देखो, हमको सेव करना होगा, नहीं तो main2 करना पड़ेगा, main2, सेव एज main2 जावा। आ गया 25, दोनों ही केस में आ गया। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि किस तरह से स्टैटिक मेथड में क्लास नेम के भी थ्रू कॉल कर सकते हैं। अगर ये स्टैटिक नहीं होगा तो वी कैन नॉट डू इट। अगर ये स्टैटिक नहीं है तो हम लोग ऐसा नहीं कर सकते हैं। इट गिव्स एरर, इट गिव्स एरर। ठीक है, हम नहीं कर सकते हैं। जब स्टैटिक होगा तभी हम ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल हम नॉन स्टैटिक को ही यूज करने वाले हैं। हम लोग नॉन स्टैटिक को ही यूज करने वाले हैं। ठीक है, ओके।
अब हम लोग क्या करेंगे, मेथड ओवरलोडिंग करेंगे। मतलब कि अगर एरिया नाम का ही एक और मेथड इस क्लास में डिफाइन किया जाए, void एरिया int l कोमा int b, int l कोमा int b, ठीक है। और यहां पर void ही रहने दो, void system डॉट आउट डॉट प्रिंट ln l इंटू बी, मतलब ये रेक्टेंगल का एरिया देगा, ठीक है। इसके लिए हम लोग एक अलग ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, शेप REC इक्वल टू न्यू शेप REC डॉट एरिया अच्छा अच्छा, हम वो भी करके दिखा देंगे, ठीक है, कोई बात नहीं। ओके, फाइल सेव एज main3 डॉट जावा, इसको 3 कर दिया जाए, कंपाइल, एरर आ गया, इलीगल स्टार्ट ऑफ एक्सप्रेशन, void एरिया, अच्छा एक ब्रैकेट यहाँ पर बंद नहीं हुआ, एरिया के लिए हो गया और ये यहाँ पे नहीं। कितना आ गया, 25 और 50, 25 आ गया हमारा एरिया ऑफ स्क्वायर और 50 आ गया हमारा एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अब देखो यहां पर क्या है, यहां पर क्या है कि दोनों का नाम एरिया ही है ना। और स्क्वायर वाले केस में हम लोग स्क्वायर का निकाल रहे हैं और रेक्टेंगल वाले केस में रेक्टेंगल का निकाल रहे हैं। अब इसमें ये कंफ्यूजन नहीं करना है कि REC लिख दिए तो वो रेक्टेंगल हो गया और SQ लिख दिए तो स्क्वायर हो गया, ऐसा नहीं समझना है। ये तो हम एक एग्जांपल दिए कि रेक्टेंगल का है। अगर हम ऐसा लिखें एस शेप S1 इक्वल टू न्यू शेप और यहां पर हम S1 डॉट एरिया और S1 डॉट एरिया दोनों के केस में हम S1 के ही नाम से अगर कॉल करें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर अब सवाल ये उठता है कि अगर हम एक ही नाम से कर रहे हैं तो ये कैसे एरिया वाले केस में एरिया को कॉल कर लिया और यहां लिख दो, यहां लिख दो ताकि समझ में आए, एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू प्लस, यहां लिख दो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू प्लस main4 डॉट जावा 4। एरिया ऑफ स्क्वायर 25, एरिया ऑफ रेक्टेंगल 50, ठीक है। क्या हम देख रहे हैं कि S1 डॉट एरिया जब हम एक आर्ग्यूमेंट पास किए तो एक आर्ग्यूमेंट वाला कॉल हुआ, जब हम दो आर्ग्यूमेंट पास किए तो दो आर्ग्यूमेंट वाला कॉल हुआ, ठीक है। और दोनों का ही नाम सेम है, इसका भी नाम एरिया है, इसका भी नाम एरिया है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, void या यहां ले लो फ्लोट
फ्लोट, वॉइड ही लो, वॉइड एरिया फ्लोट आर, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन एरिया ऑफ सर्कल इक्वल टू प्लस 3.14 into R. S1 dot area 10.5 F. इसको 4 ही रहने दो। एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ सर्किल। वाह, कैसे हो गया भाई? दिस इज कॉल्ड फंक्शन ओवरलोडिंग, मेथड ओवरलोडिंग। हम लोग एक ही नाम रखे हुए हैं, एरिया यहाँ भी नाम है, यहाँ भी एरिया नाम है, यहाँ भी एरिया नाम है। एक केस में हम लोग आर्ग्यूमेंट में इंटीजर टाइप का एक आर्ग्यूमेंट पास किए हैं, दूसरे में इंटीजर टाइप का दो आर्ग्यूमेंट पास किए हैं, और तीसरे में फ्लोट टाइप का आर्ग्यूमेंट पास किए हैं। तो आर्ग्यूमेंट को डिफरेंट अलग अलग करके हम एक ही मेथड को ओवरलोड कर रहे हैं। अब ये डिपेंड करेगा कि जब हम इसको कॉल करते हैं तो हम इसको किस टाइप का आर्ग्यूमेंट देते हैं। अगर हम इसको एक सिंगल इंटीजर देते हैं तो ये सिंगल इंटीजर वाले को कॉल करेगा। अगर हम इसको दो इंटीजर डाल रहे हैं तो ये दो इंटीजर वाले को कॉल करेगा। अगर हम इसको एक फ्लोट वैल्यू डाल रहे हैं तो ये फ्लोट वाले वैल्यू को कॉल करेगा। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड मेथड ओवरलोडिंग। दिस इज कॉल्ड मेथड ओवरलोडिंग। reply in the chat box, reply in the chat box. Is it clear? Is it clear? Is it clear? रूपम कुमारी क्या ऑनलाइन कंपाइलर के बारे में बोल रही है क्या? क्लास नेम तो है ही कैपिटल लेटर में। कहाँ के बारे में बोल रही हो? वहां तो है ही कैपिटल लेटर में, मेन तो कैपिटल में ही लिखा हुआ है। यहाँ पे भी कैपिटल लेटर में लिखे हैं, मेन डॉट जावा। लिव इट, रहने दो उसको। हाँ, नहीं नहीं, वो हम लोग यूजर डिफाइंड के लिए स्मॉल में भी लिखेंगे तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। यूजर डिफाइंड नेम में ऐसे प्रैक्टिस होना चाहिए कि जो रूल है उसी रूल को फॉलो करें, बट अगर हम नहीं भी करते हैं तो दिक्कत नहीं है। ठीक है, बट प्रैक्टिस होना चाहिए कि जो रूल है उस रूल के हिसाब चले। तो बेसिकली आज हम लोग क्या सीखे, तो क्लास क्रिएट करना सीखे। ठीक है, क्लास क्रिएट करना हम लोग सीखे, ऑब्जेक्ट क्रिएट करना सीखे, है ना। मेथड ओवरलोडिंग के बारे में सीखे, मेथड डिफाइन करना, स्टैटिक और नॉन स्टैटिक मेथड में क्या डिफरेंसेस होता है ना। कब हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट करके कॉल करेंगे, कब हम लोग डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं, ये सारा चीज हम लोग आज देखे। ठीक है, एक और एग्जाम्पल देखते हैं, एक और एग्जाम्पल देखते हैं, ऑनलाइन में ही देखते हैं।
अच्छा, एक काम किया जाए। हम्म हम्म। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ओके, ठीक है। हम लोग एक क्लास क्रिएट करेंगे। हम लोग एक क्लास क्रिएट करेंगे स्टूडेंट नाम का, स्टूडेंट। ठीक है, स्टूडेंट नाम का एक क्लास क्रिएट करेंगे। इसके अंदर हम लोग लिखेंगे रोल इंट रोल स्ट्रिंग नेम, या स्ट्रिंग नहीं चाहते हो तो इंट मार्क्स, इंट मार्क्स। ओके, वेरी गुड। इंट रोल इंट मार्क्स। या अगर हम देख, जब एक ही टाइप का रख रहे हैं तो अलग अलग क्यों लिखेंगे, कोमा मार्क्स भी लिख देते हैं इसी में। ठीक है, void गेट डेटा, void गेट डेटा लिखते हैं हम लोग। और इंट इंट रोल कोमा इंट मार्क्स। ठीक है, रोल इक्वल टू, पहले सिंपल देख लो, रोल इक्वल टू आर नंबर और मार्क्स इक्वल टू एम, मार्क्स इक्वल टू एम हो गया। अब एक दूसरा मेथड बनाते हैं, void डिस्प्ले, डिस्प्ले और यहां लिखेंगे हम लोग सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन रोल नंबर इक्वल्स टू प्लस रोल प्लस एंड मार्क्स इक्वल टू प्लस मार्क्स। हमने प्रिंट करवा दिया। ठीक है, अब हम मेन मेथड के अंदर क्या करेंगे, इसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, स्टूडेंट s1 इक्वल टू न्यू स्टूडेंट s1 डॉट roll इक्वल टू 101, s1 डॉट मार्क्स इक्वल टू 79, s1 डॉट डिस्प्ले। इसके बाद स्टूडेंट s2 इक्वल टू न्यू स्टूडेंट s2 डॉट गेट डेटा
102,89 S2 डॉट डिस्प्ले। ओके, हम लोगों को इनपुट कुछ भी नहीं देना है, डायरेक्ट रन करा देना है प्रोग्राम को। ये क्या आता है भाई? स्टूडेंट डॉट जावा, इसका नाम स्टूडेंट डॉट जावा है, राइट? इसका नाम स्टूडेंट डॉट जावा नहीं होना चाहिए, इसका नाम होना चाहिए मेन डॉट जावा। अगर फिर भी एरर देगा तो फिर गड़बड़ है, छोड़ो, डाउनलोड करो। मेन 6, कट। मेन 5, मेन 5, मेन 5 डॉट जावा, मेन 5। क्या आया? रोल नंबर 101 एंड मार्क्स 79, रोल नंबर 102 एंड मार्क्स 89। कहोगे सर ये 2 लाइन प्रिंट करवाने के लिए इतना लंबा चौड़ा कोड? हम लोग 2 लाइन को प्रिंट नहीं करवाने के लिए लिख रहे हैं, हम लोग क्लास कंसेप्ट, ऑब्जेक्ट कंसेप्ट, ये सब को इंप्लीमेंट करवा रहे हैं, ठीक है? क्या कर रहे हैं, एक स्टूडेंट नाम का क्लास बनाए, उसके अंदर 2 डेटा मेंबर है, रोल और मार्क्स, दोनों इंटीजर टाइप का है। एक मेथड है गेट डेटा, जिसके अंदर हम लोग रोल नंबर का वैल्यू और मार्क्स का वैल्यू डाल रहे हैं। और डिस्प्ले नाम का मेथड है जो कि रोल नंबर और मार्क्स को डिस्प्ले करवा रहा है, ठीक है? इसके बाद एक दूसरा क्लास है मेन क्लास, जिसके अंदर हम लोग ऊपर वाले क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किए, और ऑब्जेक्ट के थ्रू हम डायरेक्टली डेटा को भी एक्सेस कर सकते हैं। पिछले वाले केस में हम लोग सिर्फ मेथड का यूज किए थे, पिछले वाले केस में हम लोग केवल मेथड का यूज किए थे। इस वाले केस में हम लोग डेटा पहले डाले, रोल नंबर का वैल्यू डाले, मार्क्स का वैल्यू डाले, और सीधा डिस्प्ले करवा दिए, ठीक है? क्योंकि जब वैल्यू डायरेक्ट डाल ही दिए तो गेट डेटा क्यों करेंगे। उसके बाद दूसरा अप्रोच हम लोग लगाए कि स्टूडेंट के अंदर हम लोग पहले एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किए और गेट डेटा के द्वारा उसके अंदर वैल्यू डाले, डायरेक्ट वैल्यू नहीं डाले, ठीक है? गेट डेटा के द्वारा वैल्यू डाले और फिर उसको डिस्प्ले करवाए। अब यहाँ पर हम इसको दोनों को एक साथ लिख दिए हैं। अब हम थोड़ा सा चेंजेस करेंगे कि हम अब तक इसको डिफॉल्ट रखे हुए थे, अब हम इसको प्राइवेट बनाने वाले हैं, ठीक है? अगर हम इसको प्राइवेट बना दें अगर हम इसको प्राइवेट बना दें तो क्या होगा, ये वाला लाइन जो है एरर दे देगा, ठीक है? अच्छा, यहाँ पे तो रन ही नहीं करेगा, पहले हमको वहां जाना पड़ेगा। अगर हम इसको प्राइवेट बना दें, मान लो, अब क्या होगा हम देखते हैं। एरर आ गया, रोल हैज प्राइवेट एक्सेस इन स्टूडेंट। मतलब रोल जो है वो प्राइवेट मेंबर है, उसको हम इस स्टूडेंट क्लास के बाहर यूज नहीं कर सकते हैं, उसको हम इस स्टूडेंट क्लास के बाहर नहीं यूज कर सकते हैं। तो ये लाइन जो है ना, ये लाइन गलत हो गया। कब? जब ये प्राइवेट होगा तब। तो अगर वो प्राइवेट है और हमको उसको यूज करना है तो हम उसको मेथड के द्वारा यूज करते हैं, ठीक है? तो वैसे केस में हम लोग ये वाला लाइन नहीं लिख सकते हैं।
ठीक है, आ गया। मतलब प्राइवेट मेंबर अगर होगा तो डायरेक्ट उसको क्लास के बाहर एक्सेस नहीं किया जा सकता है। अगर वो पब्लिक है या डिफॉल्ट मेंबर है तो हम उसको क्लास के बाहर एक्सेस, दूसरे क्लास में भी एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये भी एक एग्जाम्पल दिखा दिए। अब एक और एग्जाम्पल है जो कि हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि अगर ये जो रोल, ये जो है ये रोल, ये वाला वैल्यू, और यहाँ जो रोल है, यहाँ जो हम लोग आर नंबर लिखे हैं, यहाँ भी अगर रोल ही लिख दिया जाए, यहाँ भी अगर रोल ही लिख दिया जाए और मार्क्स ही लिख दिया जाए, तो फिर हम लोग कैसे उसके अंदर वैल्यू को डालेंगे? तो वैसे केस में हम लोग लिखेंगे दिस डॉट रोल। ठीक है, यहां दिस डॉट लिखने का मतलब हुआ कि ये जो रोल है ये इंस्टेंस वेरिएबल है, और ये जो दिस डॉट रोल है ये वाला जो है उल्टा तो नहीं हो गया कहीं, पहले देख लेने दो, मे बी उल्टा भी हो सकता है। नहीं ठीक, उल्टा उल्टा है, उल्टा तो है। दिस डॉट, दिस डॉट, ये एक अलग कंसेप्ट है दिस कीवर्ड का। अब आ गया सही। अगर ऐसा हो कि हमारा इंस्टेंस वेरिएबल, अब तुम लोगों को इंस्टेंस वेरिएबल पता होना चाहिए, क्लास का जो वेरिएबल होता है उसको इंस्टेंस वेरिएबल कहते हैं। इंस्टेंस वेरिएबल और मेथड का आर्ग्यूमेंट दोनों का नाम सेम हो जाए तो वैसे केस में इंस्टेंस वेरिएबल के आगे दिस लगाएंगे, जो बताएगा दिस जो है वो करेंट ऑब्जेक्ट को रेफर करता है, वो बताएगा कि किस ऑब्जेक्ट का ये रोल नंबर है, तो S1 ऑब्जेक्ट का है। ठीक है, किस ऑब्जेक्ट का ये मार्क्स है, तो S1 ऑब्जेक्ट का मार्क्स है। और ये जो है ये एक्चुअल वैल्यू है, जो वैल्यू हम यहाँ से पास करवा रहे हैं, जो वैल्यू हम यहाँ से पास करवा रहे हैं, ये वो वैल्यू है यहाँ पर, वो वैल्यू यहाँ पर चला गया, इसके अंदर सेव हो गया, स्टोर हो गया, और फिर फाइनली वो उसको प्रिंट करवा दिया। ठीक है, ठीक है, ओके एवरीवन, ओके एवरीवन, रिप्लाई इन द चैट बॉक्स। कोई डाउट है, कोई दिक्कत है? अभिजीत कुमार अकेला लगा हुआ है, अभिषेक कुमार भी ज्वाइन किया हुआ है, बाकी बहुत स्टूडेंट ज्वाइन करके मयंक वगैरह लेफ्ट कर जाता है, लगता है नहीं समझ में आ रहा है, लगता है नहीं समझ में आ रहा है। क्या ऐसा है क्या अभिलाषा कुमारी? नहीं समझ में आने लगा, नहीं समझ में आने लगा अब लगता है ऐसा कि ऊपर से जा रहा है। अभिषेक भी लेफ्ट कर गया, अभिजीत कुमार को समझ में आया थोड़ा थोड़ा। पूजा कुमारी, जूही कुमारी को तो आ रहा है, वो बार बार रिप्लाई कर रही है। दिक्कत होगा, पढ़ना पड़ेगा ना, पढ़ना पड़ेगा। सर वेयर वी कैन यूज दिस कीवर्ड, वेयर वी कैन यूज दिस कीवर्ड पे फोकस अभी मत करो, वो अभी हम बता दिए, आगे चल के दिस कीवर्ड पर एक है हम लोगों का सेशन है दिस कीवर्ड पे, आई थिंक यस, ये रहा दिस कीवर्ड इन जावा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग दिस कीवर्ड को और भी अच्छे से पढ़ेंगे। वैसे कुछ भी नहीं है यहाँ पे, बस यही दिखाया जा रहा है कि अगर सेम नाम है, अगर हम लोग अगर ऐसा कैसे लिख सकते हैं कि रोल इक्वल टू रोल, हम लोग कैसे लिखेंगे रोल इक्वल टू रोल? ठीक है, ये तो लिखना सही नहीं होगा। अब यहाँ क्या प्रॉब्लम आ रहा है कि जो इंस्टेंस वेरिएबल है रोल, क्लास का जो वेरिएबल है, और जो मेथड के अंदर जो वेरिएबल आ रहा है, दोनों का नाम सेम हो गया, तो हमको ये बताना पड़ रहा है कि ये जो है, ये वाला जो पार्ट है रोल, ये ऑब्जेक्ट का डेटा है,
और ये जो रोल है ये एक्चुअल डेटा है जो पास होकर के आया है, ठीक है। तो अभी फिलहाल इस चीज को दिखाने के लिए यहाँ पे इस तरह का यूजेस किया गया है। अगर इसमें कंफ्यूजन हो तो कोई दिक्कत नहीं है, हम इसको हटा देते हैं, क्योंकि एक ही प्रोग्राम में बहुत सारा चीज अगर आ जाएगा तो फिर हो सकता है तुम लोगों को दिक्कत आ जाए। कोई दिक्कत नहीं है, हम इसको अभी हटा देते हैं, उसको सेपरेटली अलग से देख लेंगे, अलग से हम लोग देख लेंगे उसको। एक ही प्रोग्राम में बहुत सारा अगर कंसेप्ट आ जाएगा तो हो सकता है कंफ्यूजन हो जाए। वैसे कुछ ज़्यादा बड़ा बात था नहीं, बहुत सिंपल चीज़ है। वहां पर भी जब जाएंगे तो वही चीज़ हम लोग देखेंगे जो अभी हम लोग बात कर रहे थे, तो अब तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग दो चीज़ देखें, अगर मेंबर प्राइवेट हो जाए तो फिर डायरेक्ट एक्सेस नहीं होगा, अगर मेंबर पब्लिक है तो फिर डायरेक्ट एक्सेस भी किया जा सकता है। अगर मेंबर प्राइवेट है तो डायरेक्ट एक्सेस नहीं होगा, तो वैसे केस में क्या करेंगे, तो मेथड बना लेंगे, मेथड के अंदर उस डेटा को हम लोग एक्सेस कर लेंगे और उस मेथड को हम लोग क्लास के बाहर जो है कॉल करके उस डेटा को एक्सेस कर लेंगे। उस एक तरीका ये हो सकता है, ठीक है। तो ये चीज समझना जरूरी है, प्राइवेट प्रोटेक्टेड, प्राइवेट और पब्लिक में अंतर, ठीक है। प्रोटेक्टेड अभी नहीं, प्रोटेक्टेड जब इनहेरिटेंस पढ़ेंगे तब, लेकिन प्राइवेट और पब्लिक में अंतर समझ में आना चाहिए। डिफॉल्ट भी बाय डिफॉल्ट डिफॉल्ट ही होता है, बट डिफॉल्ट भी जो है पैकेज लेवल का चीज है, तो पैकेज जब पढ़ेंगे तो वहां पे हो सकता है डिफॉल्ट और पब्लिक में अंतर समझ में आए। डिफॉल्ट और पब्लिक में क्या अंतर होता है ये पैकेज जब पढ़ेंगे तब हो सकता है क्लियर हो, बट प्राइवेट और पब्लिक में क्या अंतर होता है वो अभी ही क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। क्योंकि हम लोग अब दो क्लास यूज कर रहे हैं, एक क्लास नहीं है, दो क्लास है, एक क्लास ये है और फिर एक दूसरा क्लास ये है। तो ये सब चीज जो है ये बिल्कुल बेसिक चीज है, ऑब्जेक्ट बनाना है ना, क्लास डिफाइन करना, क्लास के अंदर प्राइवेट मेंबर पब्लिक मेंबर ऑब्जेक्ट के थ्रू एक्सेस करना, यही सब चीज़ हम लोग आज सीखे। बहुत बेसिक चीज़ है, मतलब उप्स कंसेप्ट का ये ABCD है। अभी बहुत कुछ हम लोगों को सीखना है, बहुत कुछ देखना है, और फिर उसका इम्प्लीमेंटेशन होता है रियल लाइफ प्रॉब्लम सॉल्व करने में। तो खैर वो सब तो ऊपर लेवल का चीज़ है, जो होगा जब होगा तो देखा जाएगा। टुडे हम लोग आज का सेशन यही रैप अप करते हैं, और अगले क्लास में हम लोग कंस्ट्रक्टर देखेंगे, कंस्ट्रक्टर क्या होता है, ठीक है। कंस्ट्रक्टर के बारे में पढ़ेंगे। और एक इम्पॉर्टेंट बात है कि जिनका भी ड्यूज अभी तक बाकी है वो लोग अपना अपना ड्यूज क्लियर करके मैसेज जैसे किए थे उसी तरह से करके बता दीजिए, क्योंकि अब एक एक करके हम लोग बैच बनाते जाएंगे और प्रोजेक्ट सबको प्रोजेक्ट का जो हम बताए थे कि एक क्लास होगा जिसमें प्रोजेक्ट के बारे में बताया जाएगा और फिर प्रोजेक्ट जो है आप लोगों को दिया जाएगा PDF के रूप में। तो वो प्रोसेस अब हम शुरू करने वाले हैं, इस वीक नहीं अगले वीक से। तो जिसका जिसका पेमेंट हुआ रहेगा उन सब ग्रुप का काम चलेगा और बाकी लोगों का पेंडिंग में रखा रहेगा। तो इसीलिए खास करके गर्ल्स कैंडिडेट में मैक्सिमम लोगों का ड्यूज पड़ा हुआ है। तो हम बार बार समय दे रहे हैं कि आप लोग अपना अपना ड्यूज क्लियर कर लीजिए ताकि उस तरह का इशू दिक्कत नहीं आए, ठीक है।